ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। लड़ाई सोच की है। रास्ते बनेंगे, टूटेंगे, फिर बनेंगे, फिर टूटेंगे, बनते ही रहेंगे। बंबई से आए हुए कितने लोग हैं यहाँ पे जो मुंबई में रहा करते थे, जो बंबई में रहा करते थे लेकिन अब इधर आके बस गए, ऐसे कितने लोग हैं अभी सामने मेरे पास, मेरे को इधर के तो सब मालूम है। तो आप लोगों ने मुंबई देखी नहीं है। मोहम्मद अली रोड याद है? मोहम्मद अली रोड कैसा था, अब कैसा हो गया? बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। चौपाटी कैसे थी, आज कैसे बनती है, बिगड़ती है। सब बन सकता है, बिगड़ सकता है, लेकिन एक बार अगर देश की सोच बदल गई तो फिर से वापस नहीं आ सकती। हमें आजादी ऐसे किसी ने लाके नहीं दी, ये लो आजाद हो जाओ, जाओ जाओ। इसके लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानी की। भले ही उसका मजाक उड़ाते हैं आजकल आरएसएस वाले और हमारे नेता, लेकिन आजादी के दौरान जब 1942 में आंदोलन हुआ गांधी जी का, तो उसमें से अंग्रेजों के सबसे बड़े खबरी कौन थे? वो सब आरएसएस के। हमारे कितने स्वतंत्र सेनानी की खबर इन्होंने पुलिस को जाके दी और पुलिस ने आके उनको 1942 का आंदोलन खत्म होना चाहिए, इसके लिए प्रयास हुआ, लेकिन समर्थन की भूमिका भी दी कि हम अंग्रेजों का समर्थन करते हैं। जब 1950 में हमारा संविधान आया, जो इस देश के मुसलमानों को, दलितों को सुरक्षित रखने का संविधान था, यह संविधान हम मानते नहीं है, हम मनुस्मृति मानते हैं। आपको शायद मनुस्मृति मालूम भी नहीं होगी, कि आज जाके मनुस्मृति गूगल करके देख लीजिए मनुस्मृति होती क्या है। ये हिंदुओं में जो वर्ण व्यवस्था आई, ये सवर्ण और पिछड़ा जो आया, वो कहां से जन्म लिया? वो मनु की किताब से आया। जो मनु ये कहता है, स्त्री किसी के भी जात, कौन सी भी जात की हो, माफ करना मेरे लिए, स्त्री किसी भी जात की हो, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करने की ही औकात है उसकी, उससे ज्यादा नहीं। मैं हमेशा सोचता हूं कि मनु को मां नहीं थी क्या? ऐसा कौन कह सकता है? मराठी में तो कहा गया है, एका क्षणाची पत्नी अनंत काळाची माता असते। यानी एक पल भर के लिए जो पत्नी रहती है, वो पूरे जिंदगी भर माता का रूप अपनाती है। और जो जोर और जोश एक औरत में होता है, वो मर्द में भी नहीं होता। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। जब 26/7 को जो सैलाब आया था, पूरा पानी घर आया था, तबाही मच गई थी, तो बहुत घर मैंने बहते हुए देखे हैं। मैंने उसमें बहुत मेहनत का काम किया था, लेकिन हर घर में जब मैं जाता था तो मुझे ये दिखता था, वो औरत कहती थी, डरने का नहीं, हम फिर ये घर खड़ा कर देंगे, आपके साथ मैं खड़ी हूँ, आप डरो नहीं। उस औरत की ताकत को पहचानो और आप कहते हो उसका इस्तेमाल करो। वो कानून हमें नहीं चाहिए, हमारा संविधान ही हमें प्रिय है, और उसके बच को बचाने के लिए हम जान भी देने को तैयार हैं। ये हिंदू मुसलमान क्या लगा के रखा है? हिंदू मुसलमान तो वो कौम है जिनको 1947 में जिन्ना ने कहा था कि मैंने पाकिस्तान आपके लिए बनाया, चलो मेरे साथ पाकिस्तान। तो उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये मादरे वतन हमारा है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। कौन सा दूसरा सर्टिफिकेट चाहिए बीजेपी वालों को? हमारे
इस देश के प्रति प्यार दिखाने वाला सर्टिफिकेट कौन सा और चाहिए? हम पाकिस्तान नहीं गए क्योंकि हमारे मादरे वतन से हमें प्यार था। सर्टिफिकेट दो, सर्टिफिकेट दो, सर्टिफिकेट दो। अरे देश प्रेम का सर्टिफिकेट हमको क्यों तुमको दे? मेरे को तो क्या क्या कहा जाता है मुझे ही मालूम है। मुझे बहुत हंसने भी आता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। मुझे हिंदू होने का फक्र, लेकिन मुझे हिंदू होने का फक्र उसका सर्टिफिकेट मैं बीजेपी वालों से नहीं चाहता हूं। मैं हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा, लेकिन मेरा हिंदुत्व अलग है। वो बताता है वासुदेव कुटुंबकम। कुटुंब यानी संसार, अपना घर। ये पूरी दुनिया मेरा घर है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि इस दुनिया में रहने वाले औरत और पुरुष मेरे माँ बहन जो भी रिश्ता है, ये हिंदू बताता है, जो असली हिंदू है। कोई धर्म में किसी धर्म का दुश्मन बन जाओ, उसका द्वेष करो, ऐसा कभी नहीं सिखाता। हमारे यहाँ हिंदुओं में संतों की बड़ी लंबी परंपरा है। हमारे संत लड़े, हिंदू के बीच में जो लड़ाई थी उसके लिए लड़े, धर्म से नहीं लड़े। हमें हमारे बीच में जो मनोवाद था, जो भेदभाव था, उसके खिलाफ हमारे संतों की लड़ाई थी। उसमें कई संत मारे भी गए। वो धार्मिक लड़ाई नहीं थी। ये छूत अछूत की जो लड़ाई थी, उस छूत अछूत के खिलाफ हमारे सारे संत इकट्ठा होकर लड़ते। कहां से आया है? इस देश में दंगे कब से शुरू हो गए? इस देश में बंबई में पहला दंगा, रिकॉर्डेड दंगा 1893 का। 1947 के बाद थोड़ा माहौल खराब हो गया, लेकिन दंगे नहीं हुए। ये तो मंडल आयोग के बाद जब बीजेपी को लगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के पीछे पूरा पिछड़ा अति पिछड़ा मुसलमान सब चलने लगेंगे और अपने हाथ से हुकूमत जिंदगी भर के लिए चली जाएगी, तब उन्होंने राम मंदिर का इश्यू उठाया और फिर कत्लेआम हुआ। राजधर्म का पालन नहीं हुआ। राजीव गांधी ने पूरे देश से माफी मांगी, जो सिखों की हत्या हुई उसके लिए। मोदी ने कभी माफी मांगी? नहीं मांगी। गुजरात के लिए आप क्या गए इंटरव्यू में, उसने क्या कहा था? जब उसको पूछा गया कि आपको दुख नहीं हुआ इतने मुसलमान मारे गए, तो बोले दुख हर चीज का होता है। अगर गाड़ी के नीचे कुत्ते का पिल्ला भी आ जाता है तो दुख होता है ना। यानी इंसान और कुत्ते का पिल्ले में कोई फर्क नहीं है। ये सोच की हम तो उस जाति में से है जो दुश्मन को भी मारना पसंद नहीं करते, क्योंकि जिंदगी और मौत हमारा फैसला नहीं है। जिंदगी और मौत अल्लाह का फैसला है, उसको हम हाथ में नहीं ले। हम वो विचार लेके हम गांधी की हत्या करने वालों के साथ नहीं जा सकते हैं। जो गांधी कभी जिंदगी में हत्यार नहीं रखा, पुलिस नहीं रखे साथ में। हिंसा का जवाब हिंसा से मत दो, जिसने पूरी दुनिया को सिखाया। उसने अंग्रेजी में कहा था, An eye for an eye will make the whole world blind. तुम अगर आँख किसी की निकाली गई, तुम उस आँख के बदले में उसकी आँख निकाल लोगे, तो ऐसे करते करते दुश्मनी इतनी बढ़ेगी कि पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ये गांधी जी के लफ्ज थे। आज भी दुनिया में जाओ तो भारत की पहचान क्या है? किसका देश है ये देश बुद्ध और गांधी का है, ऐसा ही कहते हैं। गांधी के विचारधारा को नेल्सन मंडेला मानता था। नेल्सन मंडेला ने पूरी आज़ादी की साउथ अफ्रीका की लड़ाई गांधी को देखकर लड़ी। आज आप जाइए साउथ अफ्रीका में, आपको सबसे ज़्यादा पुतले दिखेंगे वो गांधी के दिखेंगे। दुनिया में कहीं पे भी जाओ, सब जगह गांधी के पुतले दिखते हैं। भारत में कोई भी आता है तो पहले वो गांधी के समाधि पे जाता है और फिर देश का दौरा शुरू करता है।
हमारे देश में दुनिया को बेचने के लिए एक ही माल है, वो माल का नाम मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी है, वरना ये देश बेच नहीं सकता कुछ। उनकी विचारधारा ही अलग थी। जब गांधी के बारे में लोग बोलते तब मैं पूछता हूं, चलो भाई गांधी को हम छोड़ देते हैं, लेकिन नैनीताल के ठंडी में एक शर्ट पे और एक पैंट पे रह के तो दिखाओ। गांधी को भूल जाएंगे, चलो कुछ मिनटों के लिए गांधी को भूल जाएंगे। जो गांधी से बोलते हैं कि गांधी क्या था यार, दिल्ली के ठंड में एक धोती के ऊपर कोई कंबल नहीं, कुछ नहीं, कोई रह सकता है क्या? तो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था? बोले मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि इस वक्त पे इन दिस एरा गॉड हैज मेड अ मैन लाइक गांधी। ये कौन से यानी कौन से फ्लेश का और कौन से बोन्स का बना है मुझे समझ में नहीं आता है। ये थे गांधी। कि अभी गांधी की मजबूरी पूरे थे। नेहरू को तो पागल ही समझते हैं। नेहरू ने क्या क्या नहीं बनाया भारत के लिए। अब ये जो बात करते हैं हम अमेरिका गए, तुमको अमेरिका जाते हो, तुमको लेने के लिए कोई तो भी सेनेटर फेनेटर आ जाता था। आप गूगल को फिर से जाइए, जब नेहरू पहली बार अमेरिका गए थे तो विमान में बैठे थे और जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चल के ऊपर गया, उनके अंदर तक गया, उनको हाथ से पकड़ के लिए के नीचे आया था। वो थी नेहरू जी की इज्जत। क्या दौलत दौलत की बात करते हो? नेहरू जी की इतनी जायदाद थी, लखनऊ में कई एकड़ जमीन, इलाहाबाद में कई एकड़ जमीन, कई सारे बंगले। उन्होंने जिस दिन इस देश को आजादी मिली और वो पंतप्रधान बन गए, उस दिन उन्होंने सब जायदाद भारत के सरकार के नाम कर दी। आज उस जायदाद की कीमत कम से कम 20,000 करोड़ रुपए है। और क्या कहा जाता है कि राहुल गांधी वो जायदाद के पीछे लगा, इसलिए वो जो बिल आया था ना बीच में हेरिटेंस का, इनहेरिट द प्रॉपर्टी, उसके खिलाफ उसके बाजू से बात कर रहा था। उसकी माँ ने, उसके दादी ने, जब 1971 की लड़ी गई और भारत को पैसे का जब सामना करना पड़ा, तो उसके दादी ने अपने घर का एक एक गहना, एक एक रुपया भारत को दे दिया। ये वो फैमिली है जिसने इस देश को एम्स दिया। एम्स का मतलब समझते हो? दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसने बनाया नेहरू ने। IIT जानते हो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने लाया? नेहरू जी ने। IIM समझते हो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नेहरू जी। ये बम्बई में BARC है, जहाँ पे एटॉमिक रिसर्च चलता है, भापा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आपको भाकरा नंगल का डैम मालूम है? वो अंबेडकर और नेहरू ने बनाया था। हीराकुड का डैम मालूम है? उसको अंबेडकर और नेहरू ने बनाया था। जिस देश में पिन नहीं बनती थी वो एरोप्लेन बनाती है। किसके कारण? उस वैज्ञानिक सोच के कारण जो नेहरू में थी, जो जात पात धर्म के ऊपर चलती थी। वो हमेशा सोचते थे ये देश तभी बढ़ेगा जब हम वैज्ञानिक तरीके से आगे जाएंगे, हम जात धर्म पे विश्वास नहीं करेंगे। वो आदमी था वो कि जिसने इनकार कर दिया रशिया के पीछे जाने से और अमेरिका के पीछे जाने से। बोले हम तुम्हारे गुलाम नहीं होंगे, तुम्हारे हाथ के नीचे काम नहीं करेंगे। 5 नेता थे उस दुनिया में, उसमें टिटो था, अनवर सादात थे, टिटो जो हुआ करते थे युगोस्लाविया के। इन सब लोगों ने मिलकर पंचशील की आघाड़ी बनाई थी और रशिया और अमेरिका के साथ कहा था कि हम तुम्हारे नहीं हैं, हम अकेले चलेंगे, अकेले रास्ते पे, हमारी सोच के रास्ते पे। ये थी भारत की ताकत जो नेहरू ने बनाई।
वही ताकत नेहरू जी हमारे उत्तर प्रदेश से आते थे। नेहरू जी कौन से प्रदेश से नहीं आते थे, वो भारत के थे। इंदिरा गांधी भारत की थी, राजीव गांधी भारत के थे, गांधी जी भारत के थे। ये छोटी सोच लाई इन लोगों ने कि मोदी जो कहते हैं ना कि गुजरात, वैसा नेहरू जी ने नहीं किया। नेहरू जी ने पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया। ये सोचे, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से बंबई का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा तो मैं उसको इलाहाबाद लेके जाऊंगा। जैसे हमारे इधर के सब कारोबार अब गुजरात जा रहे हैं और हमारे लड़के यहाँ बेकार घूम रहे हैं, वो नेहरू जी की सोच नहीं है। और इसीलिए नेहरू जी को आज भी गालियां दी जाती है संसद के अंदर। मैं एक वाजपेयी जी का किस्सा बताता हूं। जब वाजपेयी पंतप्रधान थे तो वो जीने से चढ़ के आते थे। तो पहले ही दिन उन्होंने, जब वो मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर बन गए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो उन्होंने देखा कि नेहरू जी की तस्वीर निकाली गई है। तो उन्होंने उस चौकीदार को बुलाया, बोले यहाँ की तस्वीर कहाँ गई? बोले नहीं, आप आ गए तो निकाल डालिए। तो उन्होंने कहा कल सुबह आने तक ये तस्वीर फिर से लगा दो। बड़े लड़ाई सोच की हो सकती है। नेहरू जी ने ये देश के लिए जो कुछ किया वो कभी भुला नहीं जा सकता। ये नेहरू जी की सोच थी। और हम दिन भर दिन सुनते जा रहे हैं नेहरू के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में। संसद में बोला जाता है। आखिरी संसद का दिन देखिए, जब मनमोहन सिंह पंतप्रधान थे और हमारे सुषमा स्वराज का भाषण सुनिए, क्या क्या नहीं बोली थी वो, लेकिन इतने अच्छे माहौल में वो भाषण हुआ था। आज तो ऐसा लगता है कि कुश्ती हो रही है, एक दूसरे से ऐसा लड़ते हैं। माइक दूसरा बैटरी का मेरे को लगता है इशारा आ गया, तुम्हारा भाषण बंद करो। बातों बातों में कुछ ज्यादा ही बात करता हूँ, पर लेकिन दिल खोलता है। ये सब देखता हूँ, सुनता हूँ। एक बात याद में रखना, अत्याचार करने वाला जितना जुल्मी है, उतना ही जुल्मी वो है जो अत्याचार सहन करे। आज जो अगले स्टेट में एफआईआर रजिस्टर हुई, मैं नहीं कहता हूं कि मैंने की, लेकिन मैं नहीं चाहता तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। उस दिन मुझे किसी ने बुलाया नहीं। उस दिन शमीम भाई ने कहा कि आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, तुरंत आ जाइए। इनके इशारे पे ही मैं मुमरा में चलता हूँ, आपको मालूम है। ये हमारे क्या बोलते ना, सर के ताज ने जिनके सरपरस्ती में, क्या बोलते उसको, सरपरस्त, हाँ सरपरस्त, बेहतरीन अध्यक्ष शमीम खान। अभी कुछ लोग गए उत्तर भारत से उनका मुकाबला करने के लिए। ये तो यार दारा सिंह की लड़ाई हो गई। दारा सिंह कभी हारा है क्या? ऐसे चंगो मंगो बहुत आएंगे। ये दारा सिंह है, कोई कुश्ती हारेगा नहीं। तो बच्चों, ये लड़ाई तुम्हारी है, अब बुजुर्गों की नहीं है। ये देश तुम्हें संभालना है आगे। हम सब चले जाएंगे, लेकिन आने वाले 50 साल तुम्हारे हाथ में ये देश है। ये देश को बचाए रखना, ये अपने जान से कीमती है। हमारे पुरखों ने जाने दे के है ये देश मिलवाया। हम उस पर ऐसा ही नहीं छोड़ सकते, हमारी जिम्मेदारी है। ये भी है, टाइम हो गया। हेलो, हेलो, हमारी जिम्मेदारी है। राजनीति छोड़ दो, चुनाव आएंगे जाएंगे,
सब होता रहेगा। कोई लड़ेगा मेरे सामने, उसको वोट मिलेंगे, मुझे वोट मिलेंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन इस देश की विचार जो कि लड़ाई हम हार जाएंगे, उस दिन समझ लेना तुम्हारी आज़ादी मारी जाएगी। और जिंदगी में सब कबूल कर लेना, लेकिन आज़ादी को कभी खत्म मत होने देना। वो बोलने की आज़ादी हो, वो घूमने की आज़ादी हो, व्यक्त होने की आज़ादी हो। अब बीच में तो आया था कि वो ट्विटर अकाउंट भी चेक करेंगे, आप व्हाट्सएप पे क्या लिखते हैं वो भी चेक करेंगे। हमारे लीडर बहुत डरते हैं व्हाट्सएप पे बात करने के लिए, अरे नहीं फेस टाइम पे आओ, फेस टाइम पे आओ। जब व्हाट्सएप को उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा जो चैट्स और ये है वो सब हमको दे, तो व्हाट्सएप ने कहा कि हम भारत का धंधा छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी सीक्रेसी हम मेंटेन करेंगे। तो ऐसी भी कंपनियां हैं जो आज़ादी के लिए धंधा छोड़ने के लिए तैयार है। तो क्या हम अपने आज़ादी के लिए कोई कीमत नहीं लगा सकते? ये बीजेपी की सोच जो किसी के आड़ भूखे मुमरा में आ रही है, उसका चेहरा आप पहचानो। जो जाके वागले स्टेट में पुलिसों के साथ मिलके एफआईआर को रोकता है, मुमरा में होता है लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं आता है। हमें उसका कोई गम नहीं। मैं कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ता हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं अगर लड़ाई लड़ता हूँ तो इंसान और इंसानियत की लड़ाई लड़ता हूँ। ये मेरी सोच है, और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साथ ही ये सोच रहेगी। जिस दिन जाऊंगा ये सोच लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि गांधी कभी मरा नहीं और मरेगा नहीं। गांधी सोच से आज भी जिंदा है, उस गांधी का मैं भक्त हूँ। मेरी सोच जिंदा रहेगी, उसको कोई आगे बढ़ाने वाला आएगा, क्योंकि मेरा बेटा तो है नहीं। तो मैं बेटी को विरासत में कुछ नहीं ला सकता, दे नहीं सकता। मैं बेटी को राजनीति में लाने वाला नहीं हूँ, तो मेरी राजनीति मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी चलाने वाले तुम्हारे जैसे बहुत लोग महाराष्ट्र में हैं जो इन विचार से प्यार करते हैं। तो मैं फरहान स्पोर्ट्स क्लब आए हुए सभी उलेमा और खास करके इसको आयोजन करने वाले हमारे शमीम भाई और हमारे ये दोस्त जफर साहब, जफर मोहम्मदी, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नूर मोहम्मदी साहब, ये आइए आइए आइए, देखो जिसने किया है उसका नाम लेने में कभी शर्मा नहीं करा। ये भी एक था। ये सब लोगों ने मिलके मुझे बताया था कि बहुत नौजवान आएंगे। हसमत ये सब लोग लड़ने वाला तो करीम खान है, ऐसा मैंने सुना था। सीट कितनी इतनी मत बता रहा हूँ, तुम्हारे दिल की तमन्ना क्या है वो। तो आपको सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ी उत्साह से कहा कि हम लोग जितेंद्र आव्हाड के साथ हैं। सिर्फ मैं बदन के साथ मत रहिए, मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा। मेरी जो विचारों की लड़ाई है, उस विचारों की लड़ाई से लड़िए। मेरी लड़ाई बीजेपी के विचारों के साथ है। बीजेपी का कोई मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन जो सोच भारत की एकता और अखंडता को खत्म कर रहा है, वो सोच का स्वीकार नहीं हो सकता है। इतने ही लंबे भाषण जो हुआ उसका अंत करता हूँ। खुदा हाफिज।